नमस्कार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कॉमन कैटेनरी पर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल 11 है। यहाँ आप ध्यान दो, 2013 में यहाँ देखो आप बी नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओके, 11 का बी नंबर और हम लोग 11 का ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप वो वीडियो देख करके उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से उतार लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझना होगा, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स समझने के लिए आप ध्यान दो, मैंने एक बुक को अपने हाथ पर उठाया हुआ है, ठीक है। मान लो इस बुक का वेट जो है 200 ग्राम है, ठीक। तो यहाँ समझना है इसका वेट 200 ग्राम और इस बुक को जो है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगी, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा और ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा। मैं एक चित्र से समझाता हूँ, आप समझोगे, ध्यान से समझना। जैसे ये टेबल है, इस टेबल पर यहाँ बुक रखा हुआ है। इस बुक का जो वेट है वो है 200 ग्राम। इसका मतलब इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब भाई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो बुक को भी नीचे चले जाना चाहिए। बुक लेकिन इस हाथ पर टिका हुआ था, इस टेबल पर टिका हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर टेबल इस बुक पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स किस तरह का है? वो फोर्स इस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आप लोगों ने क्या सीखा? ऐसे मैं इस टेबल पर कॉपी मैंने रखा हुआ है, तो कॉपी का जो वेट है, तो अर्थ इस कॉपी के वेट पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इस कॉपी को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन ये टेबल जो है, ये टेबल उस बल के विपरीत दिशा में परपेंडिकुलर दिशा में एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखो आप, यहाँ कहा गया है कोई हैवी चेन है जिसका लेंथ 12 हैज वन एंड टाइड एट ए, जो कि एक पॉइंट ए पर बंधा हुआ है चेन, ठीक, ओके। एंड द अदर इज अटैच्ड टू ए स्मॉल हैवी रिंग विथ कैन स्लाइड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब कोई रोड है, ये रोड है, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई एक रिंग बांध दिया गया है। आप जो अंगूठी पहनते हो ना, यहाँ पर आप अंगूठी डाल देना, ठीक। उसमें आप कोई चैन लटका देना और चैन का एक सिरा यहाँ पर रखना, दूसरा सिरा यहाँ पर रखना। देखना जो चैन का वेट है और जो अंगूठी का वेट है, तो चैन अपने वेट के अनुसार उसको जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी। मतलब अगर मान लो ये चैन मान लो यहाँ पर है, तो अपने वेट के अनुसार जो है चैन इस तरफ आने का प्रयास करेगी और कुछ कंडीशन उस पर अप्लाई होने के बाद वो अपने वास्तविक जगह पर वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगी। ये जो आपका स्थान है ना, यहाँ देखो लिखा हुआ है, जो स्मॉल हैवी रिंग से जो अटैच्ड रहेगा, ये जो दूसरा सिरा है, विच कैन स्लाइड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रोड, वो जो है कोई रॉड है उस पर जो है स्लाइड करेगा, विच पासेस थ्रू ए, और ये रोड जो है ए से पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वेट ऑफ द रिंग, अगर रिंग का जो वेट है वो n टाइम्स है किसके वेट का? वेट ऑफ द चैन। अगर हम चैन का वेट मान लेते हैं, चैन का जो इकाई यूनिट का वेट स्मॉल w है और टोटल लेंथ तो 2l है, तो चैन का टोटल वेट 2l इंटू w हो गया, ठीक। तो जो चैन का टोटल वेट है इसको हम लोग कैपिटल W मान लेते हैं, चैन के वेट को। तो रिंग का वेट कितना होगा? चैन के वेट का, देखो वेट ऑफ द चैन, चैन के वेट का n टाइम्स होगा। तो चैन का वेट W है, तो W का जो है n टाइम्स रिंग का वेट होगा। तो हमको दिखाना है कि सो डैट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए से
जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है ना, आई मीन ये जो स्पैन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग 2x से डिनोट करते हैं, उसको हमको दिखाना है। दैट्स क्लियर। और 2x हमको बराबर इसके बराबर दिखाना है। और जहाँ पे 1/λ का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये 1/λ का वैल्यू है जो कि हम सवाल बनाने में यूज करेंगे। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे समझना आप, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये रिंग है, ये चेन लटका हुआ है। तो चेन जो है, अगर चेन का वेट कितना था Nw, तो ये Nw नीचे की तरफ लगेगा और चेन का वेट भी है, तो चेन जो है कुछ दूर इस साइड गति करेगा और यहाँ पर रिंग आने के बाद जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति में हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। संतुलन की स्थिति में रहने का कारण क्या क्या है? पहला कारण, जो चेन का वेट है, कितना वेट है Nw, वो Nw इसके ऊपर लग रहा है। सेकेंड, कि ये रॉड पे ये रिंग लटका हुआ है, तो ये जो रिंग पर आपका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। अगर मान लो ये रॉड नहीं रहता तो रिंग तो नीचे गिर जाता ना, तो यहाँ पर रॉड इस रिंग पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। दैट्स क्लियर। हाँ, यहाँ पर समझने की क्या बात है कि ये रिंग इस साइड गति किया तो घर्षण बल जो है इसके विपरीत लगेगा, और घर्षण बल को हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये आर क्या है? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ एस क्यों लगा? क्योंकि स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग एरिया पर जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू आर के बराबर होगा, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे, समझना है आपको। यहाँ पर इस साइड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो भी आपका म्यू आर के बराबर होगा। और इस रिंग के ऊपर जो है परपेंडिकुलर एरिया में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो चेन है, रिंग पहले यहाँ पर था लेकिन चेन अपने वेट और इस रिंग के वेट के कारण इस साइड आया, मतलब ये इस साइड तनाव बल लगा रहा है रिंग। अब जो टेंशन लग रहा है वो साथ ही साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है, वो एंगल को हम लोग साई से डिनोट कर देते हैं। और एक चीज़, इसका वेट कितना था? इसका वेट था Nw, और W जो है चेन का वेट है, इतना समझना। पहले जो जो चीज़ है उसको हम लोग लिखेंगे, ओके। पहले हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल w क्या है? लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ है, मतलब टोटल लेंथ का जो है पर यूनिट वेट है ये। तो वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इक्वल टू स्मॉल w, दैट्स क्लियर। और टोटल लेंथ हमको 12 दिया हुआ है, तो इस साइड L पोर्शन, इस साइड L पोर्शन, बिकॉज क्योंकि इधर और इधर सेम एरिया होता है, सेम एरिया होने का कारण है ये यहाँ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ द चेन कितना दिया हुआ है हमको? लेंथ 2L, ये आपका 2L लेंथ दिया हुआ है। एंड अगर इस पॉइंट को हम लोग B पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से रिंग यहाँ आया, इस पॉइंट को हम लोग B पॉइंट मान लेते हैं। तो जो B पर टेंशन लग रहा है वो टेंशन आपका T है, इस साइड टेंशन लग रहा है, तो टेंशन एट B इक्वल टू T, दैट्स क्लियर। और ये जो T है इसके साथ साई एंगल बना रही है, तो विथ द डायरेक्ट्रिक्स इंक्लिनेशन ऑफ T साई एंगल, तो इंक्लिनेशन ऑफ T विथ द डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू साई एंगल, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट है कि जो चेन है, चेन का वेट कितना है? तो वेट ऑफ द चेन, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, वेट, चेन के वेट को। तो W इक्वल टू, हम लोग जानते हैं अगर पर यूनिट लेंथ स्मॉल w है और टोटल लेंथ L है, मतलब अगर एक बिस्किट का कीमत 5 रुपये है, टोटल 12 बिस्किट है, तो टोटल बिस्किट की कीमत 12 इंटू 5, सेम वही फंडा। अगर इकाई यूनिट का वेट स्मॉल w है, टोटल लेंथ 2L है, तो 12 इंटू W, तो 2L इंटू स्मॉल w, दैट्स क्लियर। एंड अगेन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्सो गिवन वेट ऑफ द रिंग, जो चेन के वेट का n टाइम्स था, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, मैंने आपको ही बताया Nw। हाँ, और कुछ छूट भी रहा है? अरे हाँ, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में दिखा देते हैं हम लोग। नॉर्मल रिएक्शन एट B पॉइंट कितना है? R है, तो R दिखा दिए, कहीं कोई परेशानी? और कुछ? हाँ, और यहाँ देखो आप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड ना, F इक्वल टू म्यू आर। क्यों लग रहा है? क्योंकि रिंग स्लाइड होके इस तरफ आया तो फोर्स तो लगेगा ना, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, वो लग रहा है म्यू इंटू आर, और आर मेरा नॉर्मल रिएक्शन है जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ म्यू क्या है, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो कि स्लाइड कर रहा है ना उसका कोफिशिएंट है। और ये आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कंडीशन के अनुसार आपका चेंज होगा। यहाँ पर रिंग और रड के बीच में जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा वो आपका अलग होगा, सबका अलग अलग वैल्यू होता है, ये तो आपको पता ही है। चलो हम लोग अपने सवाल पर आते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग इसके पहले फॉर्मूले को प्रूफ करने में हम लोग पढ़े थे कि घटक के बारे में, जो परपेंडिकुलर लगता है वहाँ साइन घटक यूज करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लगता है वहाँ पर हम लोग कॉस घटक यूज करते हैं। कॉस आपका हॉरिजॉन्टल लगता है एंड साइन आपका परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसमें साइन का घटक आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कॉस का घटक आएगा, ठीक। ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साथ साइन घटक आएगा, तो यहाँ पर, और ये किसका घटक है, इस टेंशन का घटक है, तो टी साइन एंगल एस आई, टी साइन साई, एंड इस तरफ टी कॉस साई, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल घटक है। डेट्स क्लियर। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा परेशानी आपको। अब आपको यहाँ समझना होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये एन डब्ल्यू और टी साइन साई को बैलेंस कर रहा है, मतलब आर बराबर है इस दोनों के, ठीक है। तो आर इक्वल टू इस दोनों का सम हम लोग डाल देते हैं क्लियरली, आर इक्वल टू एन डब्ल्यू प्लस टी साइन साई, ये तो समझ में आ गया आपको। एंड नेक्स्ट, ये जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये इक्वल है आपका टी कॉस साई का, तो टी कॉस साई इक्वल टू, नाउ टी कॉस साई इक्वल टू म्यू आर। ये म्यू आर क्यों दिए, क्योंकि टी कॉस साई एफ के बराबर है और एफ मेरा म्यू आर के बराबर था, तो टी कॉस साई इक्वल टू म्यू आर। एंड टी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, और टी का वैल्यू क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले तो हम सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर इतना सारा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर टी का फॉर्मूला है डब्ल्यू वाई, तो टी की जगह पर हम लोग डब्ल्यू वाई लिखेंगे। एंड अगेन आर का वैल्यू ये है ऊपर वाला, तो आर के जगह पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पर म्यू से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या आता है रिजल्ट, म्यू एंड डब्ल्यू, एंड अगेन म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे टी का वैल्यू हम लोग पुट नहीं किए डब्ल्यू वाई, यहाँ पर डब्ल्यू वाई एंड म्यू से फिर मल्टीप्लाई साइन साई। देखो हम लोग निकालेंगे क्या, हमको 2x का वैल्यू निकालना है, और 2x का वैल्यू निकालने के लिए हमको c sec साई और tan साई चाहिए। इससे हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे। कहीं c दिख रहा है, c तो नहीं आ रहा, लेकिन y आ रहा है। y का वैल्यू c के फॉर्म में, y इक्वल टू c sec साई। अगर sec साई पुट करेंगे और sec साई cos साई कैंसिल हो जाएगा, c निकल जाएगा। अच्छा y का मान हम लोग c sec साई पुट करेंगे, ठीक है, w इंटू c sec साई, एंड cos साई पहले से था w म्यू, और y का मान c sec साई, एंड अगर साइन साई का साइन साई। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ समझ में आ गया तो कहीं परेशानी नहीं होगा। डेट्स क्लियर। यहाँ देखो आप, अरे यहाँ कैपिटल W है, कहीं कहीं स्मॉल w है, इसको चेंज कर लो ना। हम लोग क्या देखें, कैपिटल W इक्वल टू 2L स्मॉल w, तो स्मॉल w बराबर हो जाएगा कैपिटल W बाई 2L। जहाँ जहाँ स्मॉल w वहाँ पे हम लोग कैपिटल W बाई स्मॉल l पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम लोग, एंड c का c sec साई और cos साई कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, बिकॉज sec साई इक्वल टू 1 बाई cos साई। अरे हम दिखा देते हैं, आपको दिक्कत होगा तो लो, cos साई यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। एंड अगेन फिर से यहाँ पर हम लोग स्मॉल w की जगह पर ये पुट कर लेंगे। सब एक जैसा होना चाहिए, या तो सब कैपिटल W में लाओ या तो सब स्मॉल w में रखो। एंड म्यू को आगे कर लेते हैं, c sec साई, sec साई 1 बटे cos साई, साइन साई बटे cos साई, tan साई, देखो sec साई का 1 बटे cos साई, एंड साइन साई ऊपर पे साइन साई बटे cos साई, tan साई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर tan साई पुट कर देते हैं। अरे c कहाँ गया, c रखो यहाँ पर, c को यू ना छोड़ा करो आप, तो यहाँ ध्यान देना है आपको। तो यहाँ आ गया WC बाई 2L, एंड अगेन यहाँ पर म्यू एंड कैपिटल W इक्वल टू, अरे c tan साई, फॉर्मूले में कहीं c tan साई है, अरे यार s इक्वल टू c tan साई, तो ये तो फॉर्मूला ही आ गया आपका ना। अरे यार कितना बराबर दोगे अब,
म्यू कैपिटल W बाई 2L एंड अगेन ये आपका फॉर्मूला है S का। अच्छा, इस सारी चीज़ को हम लोग उधर उतार लेते हैं, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक है, थोड़ी देर शांति। अब यहाँ पर म्यू और W कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन चलो जो कॉमन उसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। या S तो मेरा बराबर था ना L का। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग S कहते थे, C से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को, और C तो L के इक्वल है। आई मीन S इक्वल टू L, C नहीं S इक्वल टू L। तो यहाँ पर ये S का मान तो L हो गया और L तो कैंसिल। एंड अगेन 2 मेरा एलसीएम आएगा तो 2n + 1, ये 2 कैंसिल और ये W कैंसिल। तो C/L इक्वल टू म्यू इंटू 2n + 1। अरे म्यू इंटू 2n + 1 कुछ था ना क्वेश्चन में, म्यू इंटू 2n + 1 1/λ, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू इंटू 2n + 1 1/λ है। सो C/L इक्वल टू 1/λ, तो C इक्वल टू L/λ। तो C का मान निकल गया भाई। तो हम सीधा स्पेन निकालते हैं। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ C का मान निकाले, बाकी का तो मान निकालोगे ना। अच्छा निकाल लेते हैं तुरंत। अच्छा x का वैल्यू C log sec प्लस tan psi। अब sec psi और tan psi का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से। देखो S इक्वल टू C tan psi होता है एंड अगेन S का वैल्यू तो L है एंड C का वैल्यू L/λ और tan psi। यहाँ से हम लोग tan psi को अकेला कर लेंगे, तो tan psi को अकेला करना, L कैंसिल, इधर लैम्डा आया तो लैम्डा इक्वल टू tan psi। तो tan psi का वैल्यू हम लोग का लैम्डा आया हुआ है, ठीक। बस इसको याद रखना आप। C का वैल्यू L/λ, log sec psi का मान हम लोग जानते हैं √1 + tan स्क्वायर psi एंड अगेन tan psi। तो 2 × L/λ log √1 + λ² + λ, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2L/λ log λ + √1 + λ²। ओके, थोड़ा तकलीफ इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है और आपको हल्का हल्का फिजिक्स भी आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन फोर्स की बात किए, आई मीन घर्षण बल की बात किए और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात किए। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई नहीं, समझ जाएंगे हम लोग। ओके, हाँ लास्ट में मैं फिर भी कर रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ज़रूर आप कमेंट करना भाई बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ अगर समझ गए हो तो आप बोल देना आई एम सेटिस्फाइड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन सवाल के साथ।